हाथ फेरे, भर लो बाहों में मेरे, कह दो ना साथी तुम मेरे। सो व्हाट्स अप गाइस एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। आज डेट है 22 अप्रैल 2024 एंड टाइम हो रहा है अभी लगभग 12 बज रहे हैं। एंड अभी आज चल रहे हैं एक प्रॉपर्टी पे बाउंड्री वॉल्स करानी है, तो उसके लिए निकलना पड़ रहा है। एंड शाम को अगर टाइम लगा जल्दी अगर मैं फ्री अप हो जाऊँ तो मुझे बलिनो को लेके जाना है। बलिनो को थोड़ा सा एम्प में एक दिक्कत आई है, उसकी जो RCA इनपुट्स की सॉकेट है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। उससे एक बार चेक कराना है कि वायर में प्रॉब्लम है या एम्प में प्रॉब्लम है। अगर एम्प में प्रॉब्लम होगी तो एम्प को हमें डेली भेजना पड़ेगा वापस, एंड अगर वायर में प्रॉब्लम होगी तो हम अपने आप स्वयं चेंज करवा देंगे, बिकॉज हमारे पास बैकअप पे सामान रहता है। तो बैकअप में ऑलरेडी मेरे पास RC लीड्स पड़ी हुई हैं, तो वो काम आ जाएंगी। एंड यही कुछ है। एंड आउटफिट ऑफ द डे देखोगे गाइस, अरे दिख नहीं रहा माना भाई, कैसे दिखाओगे आप। तो नीचे वाइट जीन्स पहनी हुई है, बाकी ब्लैक पोलो नेक। एंड चलते हैं अभी बाउंड्री वॉल कराते हैं। बाउंड्री वॉल कराने में भी थोड़ा सा मेरे को अजीब सा रहता है यार गाइस, क्योंकि आस पड़ोस वाले आते हैं, इकट्ठे होते हैं, देखते हैं। जैसे JCB की खुदाई को देखा जाता है वैसे ही बाउंड्री वॉल को बनते हुए देखा जाता है। और कुछ उंगलबाज जो होते हैं वो उंगली भी कर देते हैं। तो यही कुछ है, चलते हैं अभी। एंड बस चलते हैं माना भाई, चलो जल्दी चलो, काम निपटाओ अपने। एक तो तुम लेट लतीफ हो। Later that same evening. भाई लोग, मैं आज एक्चुअली मैं काफ़ी लेट फ्री हुआ। एंड अभी का टाइम की बात करें तो अभी हम बात कर ले टाइम की, तो अभी टाइम मेरा 4:51 एंड मैं 4:30 के अराउंड घर पहुंचा हूं। अभी लंच करके जस्ट ऊपर आया था अपने रूम पे। तो मैंने एक चीज़ आप लोगों से बात करनी है दैट आज, क्योंकि हम कंटेंट कुछ शूट नहीं कर पाए एंड अब मैं बाहर भी कहीं जाना नहीं चाह रहा हूं, बिकॉज कल हनुमान जन्मोत्सव है, तो उस सब की भी मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी है। तो क्योंकि मैं हनुमान जी का परम भक्त हूँ, तो इसलिए मुझे उन सब की तैयारी करनी है। तो मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ आज, अब घर पे ही हूँ। तो बाहर तो नहीं जा रहा हूँ, तो बट कंटेंट भी कुछ ज़्यादा शूट हुआ नहीं है। सुबह जो निकलते हुए कंटेंट शूट किया था और थोड़े बहुत करे थे मैंने शूट्स, बट वो मैं डालूंगा नहीं, बिकॉज मेरी अपनी पर्सनल कुछ रीजंस हैं उसके लिए। तो अब कैसे किया जाए, अब कंटेंट बना रहा हूँ मैं। तो कंटेंट का आज आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल थंबनेल ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। तो रियल एस्टेट में जो निवेश होता है, जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल एंड थंबनेल पढ़ लिया होगा। तो जो भी बिगनर्स हैं उन सबकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं जो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट लाए हो, वो कैसे लाए हो, कैसे क्या कर रहा है आपने, उन सब के बारे में बात, काफ़ी चर्चे का विषय है ये। आप लोगों से इस बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरी सेटिंग क्यों नहीं हो रही है पर, क्या बोला तूने? सेटिंग मतलब मेरी चेयर की सेटिंग, ये मत समझना कि मेरी अपनी सेटिंग। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो इस टॉपिक को भी साइड रखते हैं ब्लॉग, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं तो मजाक मस्ती में ज़्यादा नहीं मारेंगे। तो मैंने कुछ पॉइंट सेलेक्ट करे हैं। मैं अगर नीचे की तरफ देखूं तो समझ जाना मैं अपने लैपटॉप की तरफ देख रहा हूँ, बिकॉज लैपटॉप में मैंने कुछ पॉइंट्स सिलेक्शन किया है। पॉइंट्स क्योंकि बहुत सारे होते हैं, बट बिगनर्स के लेवल से कुछ चुनिंदा पॉइंट्स होते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। तो पहली बात अगर हम करें तो रियल एस्टेट में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों किसी और चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारे सवाल आते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों का मानना है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जो होगा आपका, वो बहुत ज़्यादा एक सेफ इन्वेस्टमेंट रहता है FD के बाद। तो रियल एस्टेट को सेफ इन्वेस्टमेंट इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी लिटिगेशन में नहीं है या किसी चीज़ में नहीं है, तो प्रॉपर्टी का रेट ऑलरेडी हमने पिछले कुछ, अगर हम 10 साल का भी डाटा उठा के देखें तो पिछले 10 साल में कोविड को छोड़ दें अगर हम, तो उसके अलावा कभी भी ऐसा नहीं हुआ हो कि प्रॉपर्टी के ट्रेंड्स में डिप आया हो, प्रॉपर्टी की मार्केट में डिप आया हो। प्रॉपर्टीज़ में कभी भी डिप नहीं आता। गोल्ड के प्राइस में कभी कभार डिप आ जाता है, गोल्ड में भी बहुत मिनिमल होता है कि डिप आता है। गोल्ड में कभी डिप नहीं आता। स्टॉक मार्केट में डिप आता है, बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट में डिप आता है, हर चीज़ में डिप आता है, बट रियल एस्टेट के मार्केट में कभी डिप नहीं आया। गोल्ड के मार्केट में भी कभी डिप नहीं आया। तो गोल्ड के मार्केट को क्यों मैं मद्देनजर रख रहा हूँ ये मैं नहीं बताऊँगा, बट हाँ थोड़ा सा साइड रखें। तो रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करें तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिस्क फ्री रहते हो। आप रिस्क फ्री क्यों, आपके पास प्रॉपर्टी तो है ही है, कभी ना कभी आप लोगों को बिकेगी, तो इसलिए तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आप लोगों को दो तरीके की जानकारी जाननी है। एक तो आपको क्या वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेनी है, या आपको फ्यूचर में कभी
अपने लिए घर बनाने के लिए लेंगे। या फिर दूसरा तरीका होता है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले रहे हैं, आपने 2, 4, 5 साल 10 साल कितने कुछ साल आप जब इन्वेस्ट कर रहे थे तब आपने सोच लिया था कि इतने साल बाद मैं बेचूंगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हैं तो आपने इन्वेस्ट कर लिया। अब आपने किस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, कितने साल बाद आपको रिटर्न चाहिए, आपने आरओई पहले ही सोच लेना है अपने माइंड में कि मुझे इतने साल बाद इतना पैसा चाहिए, उस हिसाब से आपको प्रॉपर्टी सर्च करनी चाहिए। अब सर्च के दौरान भी आप 2 तरीके की प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं। एक होती है जिनके ऑलरेडी प्राइस बढ़ चुका है, मतलब पुरानी कॉलोनीज हैं, जिन पुरानी रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं जिन पर रीसेल पे आ रखा है। आपको रीसेल का नहीं खरीदना है, आपको डायरेक्ट प्लॉटिंग जब चल रही है, प्लॉटिंग के दौरान आप लोगों ने खरीद लेना है। एंड प्लॉटिंग के दौरान जब खरीदते हैं तो आपको एक रीजनेबल प्राइस पड़ता है। तो आप जब रीसेल करने जाते हैं तो आपका वो जो रीसेल प्राइस है वो अच्छा ही मिलता है आपको हमेशा। एंड ये रीसेल में, इस वाले में जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस वाले में आपको एक फ़ायदा रहता है कि आप जब भी प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो आपको एक अच्छा पैसा मिलता है और एक बहुत कम टाइम में मिलता है आपको, यानी कि 1 साल के अंदर बेचने तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, जो कि वेरी करता है सुपर बाइक्स, ये फंस गया सीएम, जो कि वेरी करता है फ्रॉम 20-25 टू 30-35%, कई जगहों केसेस में 50% तक की बढ़ोतरी हम लोगों को 2 साल में देखने को मिली है। तो ये कुछ रहा पहला पॉइंट। वो पहला पॉइंट जो था वो था रिसर्च थॉरोली के ऊपर। तो मैंने पहला पॉइंट आप लोगों को बता दिया, रिसर्च करो अपनी प्रॉपर्टी के लिए अच्छे से, आपको किस टाइप की प्रॉपर्टी चाहिए, कितने टाइम में रिटर्न चाहिए, आपको आरओआई कितना चाहिए, सब कुछ अपने दिमाग में सेट करके रखो। उस हिसाब से प्रॉपर्टी को सर्च करो। कि प्रॉपर्टी खरीदते समय कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर्टी जब भी खरीदें तो एक जितना कम हो सके उतने कम प्राइस पे खरीदें, हर किसी की को मैं ये सलाह देता हूँ। तो ये तो रही बात रिसर्च थॉरोली। अब बात करते हैं टिप नंबर 2, जो कि है मेक रियलिस्टिक गोल्स। आप अपनी एक रियलिस्टिक गोल्स बनाएं। ये समझना जरूरी है कि आपका लक्ष्य क्या है। प्रॉपर्टी को खरीदना आपका अगर एक लक्ष्य है इन्वेस्टमेंट, एंड आपको एक गोल पहले ही दिन पे प्रॉपर्टी को खरीदते समय ही आपको सेट कर लेना है कि मुझे इतना आरओआई कम से कम इस प्रॉपर्टी से चाहिए, मुझे इतना आरओआई जो है इतने साल में चाहिए। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है, आरओआई में अगर वर्ड बोल रहा हूँ किसी को नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूँ, आरओआई स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपने मान लीजिए आपने सोचा है कि मुझे 20% रिटर्न चाहिए इस अपनी एसेट पे, तो 20% रिटर्न आप लोगों को कितने साल में चाहिए वो भी आप लोगों को पहले दिन ही तय कर लेना है, सो दैट ज़्यादा डिले करके भी कभी कभी प्रॉपर्टीज में हमने देखा है कि उतना रिटर्न नहीं मिलता लोगों को जितना मिल जाना चाहिए था उन्हें काफ़ी टाइम पहले। फॉर एग्जाम्पल आप सेट कर लो, आपने मान लो मैं कोई नई प्लॉटिंग एरिया, कोई नया डेवलपमेंट हो रहा है किसी एरिया में, एंड आपने एक प्लॉट खरीदा, मान लो फॉर एग्जाम्पल 30 लाख का। 30 लाख का आप मान के चलिए कि 30% तो होना चाहिए कम से कम अपग्रेडेशन, मतलब उसमें जो ये फिर आ गया सुपर बाइक का कोई, ये व्लॉग वीडियो बनाने नहीं देंगे। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तब तुम कहते हो मानो भाई ऐसे हो रहा वैसे हो रहा, सुनाई दे रहा होगा तुम्हें। अब तुम कहते हो कि मानो भाई तुम खरीदते क्यों नहीं, ये देखो। हाँ ये कर लो पहले। तो आप लोगों को पहले ही, तो इस बात को अलग रखते हैं, तो आपको पहले दिन ही तय कर लेना है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने 30 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी, 30% आपने उसमें सोचा कि 30% मुझे मिल जाना चाहिए 1 साल में। 1 साल में आपको 30% मिल रहा था, बट आपने बेची नहीं, आपने कहा मैं 2 साल बाद बेचूंगा क्योंकि 60 हो जाएगा वो, बट वो 60 नहीं हुआ, वो 40 पे अटक गया। वो तीसरे साल में भी 42 पे चली गया, 45 पे चली गया, मतलब वो चौथे साल तक 50% पे आया, जबकि आपको 30% तो पहले ही साल में मिल रहा था। तो आपकी वो एक छोटी सी भूल होगी जिसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाया, क्योंकि आपने अगर वो बेच दिया होता 1 साल बाद, आपने कहीं और अंडर डेवलप्ड एरिया में ले लिया होता, तो वहाँ पे भी आपको 30% का मार्जिन मिलता। तो ये कुछ होता है, तो इसलिए पहले ही अपना टारगेट सेट कर लें कि आपको किस रिटर्न्स पे कितने साल में चाहिए। टिप नंबर 3, जिससे बहुत सारे लोग डरते हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द रिस्क एंड द रिस्क टेकन रिवॉर्ड्स। यानी कि अंडरस्टैंड करो जो उस प्रॉपर्टी पे रिस्क आप लोग लेके चल रहे हो, आपकी इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क आने वाला है, और अब उस रिस्क को अगर आप उठाते हो
तो उससे कितना बड़ा वो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। तो तीसरी टिप है रिस्क एंड रिवॉर्ड को समझना। रियल एस्टेट में निवेश करने के साथ साथ आप लोगों को रिस्क भी मिलता है। अगर रिवॉर्ड्स हैं तो रिस्क भी डेफिनेटली है। अब वो मार्केट पे डिपेंड करता है कि वो रिस्क कितना परसेंटेज है, कितने परसेंटेज रिवॉर्ड पे, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, कितना परसेंट रिस्क है। मार्केट की वॉलेटिलिटी, रेंटल इश्यूज, लीगल इश्यूज, कई रिस्क फैक्टर्स को समझकर सही फैसला आपका लेना बहुत जरूरी है। तो ये सारे मार्केट के जो जितने भी रिस्क हैं, चाहे वो लीगल रिस्क हो, चाहे वो कैसा भी रिस्क हो, उन सबको समझना एंड उन सबको पहले दिन से ही क्लियर करके चलना वो ज्यादा जरूरी है आप लोगों को प्रॉपर्टी खरीदते समय। टिप नंबर 4, बिल्ड अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अगर आपका कोई मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 लाख रुपीज हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो डोंट इन्वेस्ट दैट वन टाइम इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपीज वन टाइम ओनली। उसे आप डाइवर्सिफाई कर लें। उसे आप मोस्ट प्रोबेबली मैं जो क्वेश्चन सलाह देता हूँ अपने छोटे भाई बहनों को या फिर किसी को भी, मतलब जो भी मेरे से पूछता है, चाहे वो मेरे से बड़े हैं, कि हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो मैं हमेशा डाइवर्सिफिकेशन देता हूँ 5 चीज़ों में। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए रियल एस्टेट में। दूसरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए गोल्ड में। मान लो 50 लाख है, मैं एक परसेंटेज में बता पाऊंगा, ऐसे नहीं बता पाऊंगा। 50% रियल एस्टेट में, 25% अपना देता हूँ मैं गोल्ड में, और बाकी के 3 जो हैं वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बिकॉज कई लोग एकदम से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर मेरा नाम ना है इस वजह से। तो मैं ये कहूँगा कि रियल एस्टेट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, डाइवर्सिफाइड रखें अपना पोर्टफोलियो 5 जगह पे। 5 जगह कोई सी भी हो सकती है आपके मन मुताबिक। तो चौथी टिप मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना अपना। एक ही तरह की प्रॉपर्टी में निवेश मत करना, अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मान लो आप 5 जगह नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, 5 जगह नहीं कर रहे हो, तो आप क्या करें, 50 लाख से आपके पास 25 2 प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर दें, तो दोनों में से कोई कभी ना कभी जल्दी से जल्दी बिकेगी, जब आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आगे कभी फ्यूचर में प्रॉपर पैसों की जरूरत होगी तब। आखिरी एंड द लास्ट टिप, दैट इज टिप नंबर 5, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग इस चीज़ से बचते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी बचते हैं इस चीज़ से। दैट इज़ सीकिंग एडवाइस फ्रॉम अ प्रोफेशनल से एडवाइस लेने से। आज आप यहीं पे नहीं कहता हूँ मैं, रियल एस्टेट मार्केट में ही नहीं, काफ़ी जगहों पे लोग बचते हैं। अगर मैं बात करूँ एडवोकेसी में, तो एडवोकेट्स के पास जाने से भी आदमी बचता है, आदमी अपना दिमाग ज़्यादा चलाता है। सीए के पास जाने से बचता है, फाइनेंशियल एडवाइजर को सीख करने से बचता है आदमी। एंड सेम गोज फॉर द रियल एस्टेट में भी आदमी ऐसे ही बचता है। रियल एस्टेट में आदमी खुद ढूंढता है या फिर ब्रोकर को हायर करता है, विच इज़ सॉर्ट ऑफ अ गुड थिंग, बट बचना चाहिए। आप लोगों को प्रोफेशनल से ही एडवाइस लेनी चाहिए इस बारे में। आखिरी टिप मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, प्रोफेशनल से सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रियल एस्टेट में नए हैं तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर या एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद का सौदा रह सकता है। अगर वो रियल एस्टेट डेवलपर या फिर वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट अगर आपको अच्छी सलाह दे दे, अगर आपको अच्छा रिटर्न दे दे आपकी इन्वेस्टमेंट पे, तो एक बहुत ज्यादा एक फायदे का सौदा रहता है। उनके अनुभव और उनके सुझावों से आप अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी को और भी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दिला सकते हैं और उन्हें और बेहतर बना सकते हैं। तो ये चीज है। तो आप लोगों के लिए एक बोनस टिप भी बता दूं मैं। बोनस टिप ये है दैट आजकल एक चीज और ट्रेंड में है, दैट हम लोग तो नहीं, मैंने तो अभी कुछ टाइम पहले से ही शुरू किया है, बट होता क्या है कि मार्केट में लोग जो इन्वेस्टर है वो आता है आपकी कंपनी के ऊपर, आपकी जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है उसके नाम पे इन्वेस्ट करता है, आपके साथ में सारे डॉक्यूमेंटेशन साइन करता है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट साइन करता है, एंड आपको एक XYZ अमाउंट दे देता है। अब वो पूछता है आपसे कि इस XYZ अमाउंट पे आप मुझे कितना रिटर्न दोगे। तो अगर उसे वो रिटर्न जायज़ लगता है तो वो इस तरीके से भी काम करता है। एंड पीपल आर डूइंग इन गुड़गांव, मुंबई, दिल्ली, NCR, ये सब जगहों पे ये चीज़ चल रही है एंड काफ़ी ज़्यादा इन है ये चीज़। तो ऐसा भी होता है, बट इन चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा लिटिगेशंस भी देखने को मिली है। गुड़गांव में, इस पे गुड़गांव था या फिर कहीं था, मेरे पास अभी एक खबर आई थी। तो कहीं पे ये चीज़ें चल जाती हैं, कहीं पे नहीं चलती हैं, कहीं पे बिल्डर, कहीं पे रियल एस्टेट डेवलपर तेज़ निकलता है, कहीं पे इन्वेस्टर तेज़ निकलता है। तो इस चीज़ को दोनों ही पार्टीज़ को काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर और विचार करके साइन करनी चाहिए। एंड तो इस तरीके से काम होते हैं, बट
काफ़ी ज़्यादा सावधानियां बरतनी चाहिए। बिकॉज मान लो मेरे साथ में XYZ आदमी कोई डील कर रहा है इस तरीके से, और वो कहता है मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप 10 लाख पे कितना आप ROI दोगे। मान लो मैंने कह दिया 15%, बट मैंने वो 10 लाख जिस प्रॉपर्टी पे लगाया है, अगर वहाँ से मैंने 15% ROI नहीं दिया, ले पाया, एंड सामने वाले को तो बट देना तय हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, उस केस में मैं लॉस में जाता हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं, बट काफ़ी ज़्यादा दोनों ही पार्टीज़ को फिर उसमें लिटिगेशन होता है दोनों के बीच में कि भाई साहब मेरे को तो हुआ ही नहीं, मैं तो कैसे दे दूँ आपको, वो सब मतलब फिर चलता रहता है। तो इस वजह से मैं भी थोड़ा सा इन चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ, इस वाली इन्वेस्टर वाले उसमें सेगमेंट में। मैं अपना पैसा या फिर बैंक का पैसा या फिर इन्वेस्टर कोई या फिर इतना हो कि वो कहता हो कि मानो भाई चलो कोई नहीं, इस वाली में नहीं हुआ, ऐसा कहने में सुनने वाला इन्वेस्टर तो चल जाता है। बट मैं काफ़ी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट पे ROI डिसाइड करता हूँ। मैं नहीं 15% 20% का वादा कर सकता, बिकॉज मैं प्रॉपर्टीज़ अगर खरीदता हूँ तो मैं जल्दी में रहता हूँ बेचने की भी, बिकॉज मैं लॉन्ग टर्म होल्डर नहीं हूँ। मैं इतना पेशेंस वाला हूँ, बट इतना भी नहीं हूँ कि मैं 2-2 3-3 साल एक प्रॉपर्टी को होल्ड करके बैठूँ। मैं वो बंदा नहीं हूँ। मैं 1 साल मैक्सिमम होल्ड करता हूँ किसी भी प्रॉपर्टी को। तो यही कुछ था। तो दोस्तों ये तो थी कुछ टिप्स रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को ये टिप्स अच्छी लगी होंगी एंड आपको समझ में आई होंगी कि मैं किस तरीके कैसे काम करना है रियल एस्टेट में। मैं इतना बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर तो नहीं हूँ, बट जितना भी हूँ, मेरे को जितनी नॉलेज है उतना मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप सभी से कल शाम 7 बजे एक नए व्लॉग या वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन, अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।